हेलो बच्चों, आप लोग स्वागत है साइंस मस्तिष्क क्लासेस में। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं पुंकेसर क्या चीज़ है, इसको आज पढ़ाएंगे। इसके पहले जो भी पढ़ाए थे उसको पहले रिवीजन करा लेते हैं। इसके पहले क्लास में पढ़ाए थे निषेचन, निषेचन की पश्च घटना, निषेचन की पूर्व घटना, निषेचन, ये सब पढ़ाए थे। तो पहला है निषेचन की पूर्व घटना, उसके बाद में पढ़ाए थे निषेचन, उसके बाद निषेचन की पश्च घटना। तो निषेचन की उसको पहले रिवीजन कराते हैं, उसके बाद में अपना क्लास पे आएंगे, अपना टॉपिक पे आएंगे। तो पहला क्या चीज़ था, तो निषेचन की पूर्व घटना, उसके बाद में दूसरा था निषेचन, तीसरा था निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पूर्व घटना क्या चीज़ पढ़ाए थे, तो निषेचन पूर्व घटना पढ़ाए थे कि जो निषेचन होने से पहले जो भी घटना घटता है उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना में क्या चीज़ होता है, तो निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का स्थानांतरण होना, ये निषेचन पूर्व घटना का एग्जाम्पल है। जैसे पूछा निषेचन पूर्व घटना क्या क्या चीज़ होता है, तो निषेचन होने से पहले युग्मकों का निर्माण होता है, यानी गैमेटोजेनेसिस का निर्माण होना निषेचन की पूर्व घटना है। फिर युग्मकों का स्थानांतरण यानी गैमेटों का स्थानांतरण होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो गैमेटों का स्थानांतरण होना कौन सी एग्जाम्पल है, निषेचन पूर्व घटना का एग्जाम्पल है। अब आते हैं क्या चीज़, तो निषेचन। तो निषेचन क्या चीज़ होता है, तो निषेचन समझना है क्या चीज़ पढ़ाए थे कल, तो याद होगा निषेचन नर और मादा, नर और मादा दोनों युग्मकों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। क्या चीज़ कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या चीज़, नर और मादा युग्मकों का संलयन, यानी नर यानी पुरुष, मादा यानी स्त्री, दोनों का संलयन ही क्रिया ही कौन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब अगला आते हैं निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना उसको कहते हैं जो निषेचन होने के बाद जो घटना घटता है उसको निषेचन पश्च मतलब बाद में, तो निषेचन पश्च घटना। तो उसको पढ़ना था, पढ़ाए थे कि निषेचन होने के बाद जैसे इसमें क्या चीज़, निषेचन पूर्व घटना में युग्मकों का निर्माण हुआ, और उसमें क्या चीज़ युग्मनज, इसमें युग्मकों का निर्माण हुआ था निषेचन पूर्व घटना में। और निषेचन पश्च घटना में युग्मनज का निर्माण होना, समझ गए थे। तो ये निषेचन पश्च घटना में युग्मनज का निर्माण हुआ था और इसमें युग्मकों का निर्माण हुआ था। यहाँ तक पढ़ाए थे। अब अगला आज का टॉपिक है पुंकेसर क्या चीज़ है। पुंकेसर किसका भाग है, तो पुष्प का। पुंकेसर पहले समझना है, पुमंग से पुंकेसर का बनना। तो पुमंग जो पुंकेसर होता है ये सब फूल का नर भाग है, पुंकेसर फूल का नर भाग है। इतना तो पहले ध्यान रखना है कि पुंकेसर किसे कहते हैं। तो फूल में जान रहे, फूल में पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो पुंकेसर जो है पुष्प यानी फूल का नर भाग का कहलाता है पुंकेसर। पुष्प का नर भाग पुंकेसर कहलाता है। अब पुंकेसर किसे कहते हैं इसको पूरा डीपली में पढ़ेंगे। तो पुंकेसर क्या चीज़ है, अब पढ़ेंगे अपना टॉपिक पर, पुंकेसर क्या चीज़ है, आएंगे पुंकेसर। तो पुंकेसर देखिए, पुंकेसर यह पुष्प यानी फूल के नर भाग, कौन, नर जननांग, पुमंग की इकाई है, ये मतलब पुमंग पुंकेसर कहलाता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। नहीं अगर याद रखना है, पुंकेसर याद रखना है तो यहाँ तक भी बोले, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुष्प के नर जननांग मतलब इतना जान रहे हैं कि पुंकेसर किसका भाग है, तो फूल के नर भाग है। तो पुष्प के नर जननांग यानी नर भाग है। अब अगर पुंकेसर के डिफिनेशन करना है तो पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को कौन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, समझ गए। पुमंग अगर कहेगा तो पुंकेसर का अगर डिफिनेशन पूछेगा तो बताना है पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमंग जो होता है, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पहले पुमंग होता है उसके बाद में पुंकेसर। तो पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर किसका भाग है, तो पुंकेसर पुष्प का नर जननांग है। पुंकेसर जो होता है पुष्प यानी फूल का नर जननांग कौन सी है, पुंकेसर। अब पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और पुष्प के नर जननांग क्या चीज़ है, पुंकेसर। तो समझिए, अब पुंकेसर के संरचना पढ़ना है। पुंकेसर के संरचना मतलब स्ट्रक्चर। तो पुंकेसर की संरचना पढ़ना है। तो पुंकेसर की संरचना पढ़ना है, तो समझिए पुंकेसर की संरचनाएं। तो पुंकेसर को दो भागों में बांटा गया, क्या भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। क्या भागों में, दो भागों में। पूछेगा पुंकेसर के क्या भागों में बांटा गया है, तो पुंकेसर को दो भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। फिर से बोलना है, पुंकेसर के कितना भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। पुंकेसर के क्या भागों में, दो भागों में। कौन कौन है, तो पहला परागकोश पुंकेसर के दो भागों में बांटा गया है। पहला परागकोश, दूसरा तंतु यानी पुतंतु, इसको फिलामेंट। तंतु क्या कहता है, तंतु यानी पूरा तंतु, पुतंतु या तंतु रखना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो
पुंकेसर के दो भागों में बांटा गया, पहला परागकोश, दूसरा पुतंतु यानी तंतु फिलामेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में, समझिए। तब पुंकेसर के दो भागों में बांटा गया, पहला परागकोश दूसरा तंतु, पहला परागकोश दूसरा तंतु। पुंकेसर के दो भागों में बांटा गया, पहला क्या चीज़ है, पहला परागकोश दूसरा तंतु, पहला परागकोश दूसरा तंतु, पहला परागकोश दूसरा तंतु, यहाँ तो समझिए। अब आते हैं पुतंतु क्या चीज़, यानी तंतु क्या चीज़, फिलामेंट, इसको फिलामेंट कहते हैं। तब फिलामेंट क्या चीज़ है, तो इसको पहले आप समझना है कि फिलामेंट क्या चीज़ है। तब फिलामेंट देखिए, पुंकेसर का जो पुंकेसर है, पुंकेसर का लंबा पतला डंठल वाला भाग तंतु कहलाता है। जैसे देखिए फूल के जो रहता है, फूल के जो मानिए जो डंटी रहता है, जैसे कोई भी गुलाब के फूल रहता है तो उसको डंटी पकड़ के जो प्रपोज करता है, तो जो डंटी रहता है उसको ही तंतु कहते हैं। कौन सी कहते हैं, उसको तंतु कहते हैं। तब तंतु के पुंकेसर का लंबा रहता है, लंबा वाला भाग, पतला रहता है, और क्या चाहिए डंठल, जो डंटी नहीं रहता है, डंटा वाला भाग कौन सी कहलाता है, पुतंतु कहलाता है। समझने याद रखना कैसे, जो गुलाब का जो डंटल रहता है उसको पकड़ के आदमी प्रपोज करता है गुलाब के, तो जो डंटल रहता है, जो डंटा रहता है जिसको पकड़ के करता है, जो डंटा रहता है कौन सी रहता है, लंबा रहता है, कौन सी रहता है, पतला रहता है। उसके बाद में डंटल वाला भाग कौन सी कहलाता है, तंतु कहलाता है। तो तंतु समझ गए, तंतु किसे कहते हैं, तो पुंकेसर का लंबा पतला डंटा वाला भाग कौन सी कहलाता है, तो तंतु कहलाता है। कौन सी कहलाता है, तंतु कहलाता है। तंतु को इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। कौन सी कहते हैं, फिलामेंट। ये समझ गए तंतु क्या चीज कहलाता है। तो याद रखना, गुलाब के जो फूल उगलेंगे उसका जो गुलाब के फूल रहता है उसको डंडल रहता है, तो उसको ही तंतु कहते हैं। इसका पतला रहता है, लंबा रहता है, डंडल रहता है, तो कौन सी कहलाता है, तंतु कहलाता है। अब नोट में लिखना है, पुतंतु का समीपस्थ छोर, पुतंतु का समीपस्थ छोर देखना है, पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। जो रहता है तंतु का, जो मानी तंतु है, जैसे जो तंतु है इसके बाद में जो भाग इधर निकल रहता है, इसे करके जो रहता है फूल वाला कली भाग, तो कौन सा रहता है, ये डंटल रहता है, कौन सी जुड़ल रहता है, ऐसे रहता है। मानिए डंटल है, निकल रहता है जो यहाँ पे, फिर जो बीजांड रहता है, तो जो रहता है ये तो बाह्यदल पुंज है। तो ये देखिए जो डंटल है, ये रहा जो डंटल है, डंटल मानिए फूल तो उतना नहीं बढ़िया से आएगा, डिजिटल बोर्ड नहीं कि वहाँ पे फूल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो डंटल है तो क्या कह रहा है, तंतु का। देखिए यहाँ पुतंतु, तो यहाँ पुतंतु का समीपस्थ छोर पुष्पासन है, जो ये आसन लगल रहता है, ये वाला जो आसन रहता है, ये जो आसन था पुष्पासन, तो पुष्पासन या पुष्पदल, जो फूल वाला जो दल है, बाह्य दल पुंज, जो इसी को दल, तो बाह्य दल पुंज का है या दल पुंज का है, तो बाह्य दल से क्या होता है, जुड़ा होता है, पुष्प दल। तो पुष्प का जो दल है, जैसे कोई चीज़ का दल, जैसे मानिए कि चावल का दल, जिसे नहीं कहता दल आता, दल उल कहता, तो इसको दल, तो पुष्प के दल है तो पुष्प दल। आप कुछ के दल रहेगा तो फलना दल, चिलना दल, वो तो पुष्प के दल है तो पुष्प दल, पुष्प के दल है तो पुष्प दल। और अब कहेगा फल के दल है तो फल दल, पुष्प के दल है तो पुष्प दल, और पेड़ के दल है तो पेड़ दल, तो उसी तो पुष्प के दल है, तो ये पुष्प के दल है तो पुष्प दल। तो पुष्प दल से क्या चीज रहता है, जुड़ा होता है, कौन चीज, तंतु। तो तंतु जो ये डंटल है तो जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, तो पहले तो पुष्पासन एक होता है, पुष्पासन से कौन सा, पुष्पासन या पुष्पदल, जो अभी बताए थे जो बाह्य दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज, जो जब बाह्य दल पुंज इसका कार्य क्या चीज होता है, बाह्य दल पुंज जो जैसे कोई भी पेड़ पौधा में जो फूल रहता है, जब कली अवस्था में रहता है उसको ढाक कर रखता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये अपने आप फट जाता है, फट के वो निकलता है दलपुंज, तो वो रंग प्रदान करता है। तो बाह्य दलपुंज ऐसे होता है, तो बाह्य दलपुंज तो यही कह रहा है ना, तो पुष्प दल से जुड़ा होता है। तो डंटल जो रहता है कौन चीज जुड़ा रहता है, एक ठो पुष्पासन से, एक ठो पुष्प दल से जुड़ा होता है, कौन चीज, पुतंतु यानी तंतु फिलामेंट जुड़ा होता है। यहाँ तो समझ गए क्या चीज है, पुतंतु का समीपस्थ छोर पुष्पासन, पुष्पासन यानी जो आसन रहता है पुष्पासन, जहाँ पे फूल बैठा हुआ रहता है, जैसे जहाँ से पंडित जी बैठता था वो आसन, अब फूल जहाँ पर बैठा है उसको पुष्पासन, तो आदमी जहाँ बैठता है उसको आसन कहते हैं, जहाँ फूल बैठता है उसको पुष्पासन, यानी फूल का आसन, पुष्प मतलब फूल, तो फूल का आसन यानी पुष्प का आसन, जहाँ फूल बैठा है पुष्पासन, आदमी बैठेगा उसका आसन, तो यहाँ फूल बैठा है तो पुष्पासन। तो पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है, कौन, डंटल, ये जो डंटी रहता है ना, तो पुष्पासन और पुष्पदल से जुड़ा होता है। नहीं तो समझिए यहाँ तक तो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में अब आते हैं अगला टॉपिक, पुतंतु के यानी तंतु के दूरस्थ सिरे या अंतिम सिरे पर परागकोश स्थित रहता है। तो जो यहाँ रहता है लास्ट में का अंतिम कर रहा है, पुतंतु के दूरस्थ सिरे या अंतिम सिरे, अंतिम यानी यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे जो परागकोश रहता है, कौन जो रहता है, परागकोश स्थित रहता है। वो जब लाते हैं ना फिगर
जो डिजिटल बोर्ड रहता है उसमें फिगर लाता है तो पता चल जाता है पराकोष। जो लास्ट वाला भाग रहता है ना यहाँ पे वाला जो रहता है वो कौन सी कहते हैं, पराकोष कहते हैं। कौन सी कहते हैं, पराकोष। इवन हो गया क्लियर यहाँ तक ले। अंतिम भाग पूछेगा कि पुष्प का अंतिम भाग यानी अंतिम सिरे कौन सी कहलाता है, तो पराकोष कहलाता है। तंतु का अंतिम सिरे कौन सी कहलाता है, पराकोष। जैसे तंतु यहाँ से शुरुआत हुआ यहाँ जाके अंत हुआ तो ये जो अंत वाला भाग है कौन सी कहलाता है, पराकोष। पूछेगा तंतु का अंतिम सिरा या अंतिम भाग क्या चीज कहलाता है, तो पराकोष कहलाता है। कौन सी कहलाता है, पराकोष कहलाता है। अब पराकोष समझना है क्या चीज, पराकोष। पराकोष समझना है तो एक प्रारूपिक पराकोष एक प्रारूपिक पराकोष प्रायः द्विपालित होता है, अर्थात इनमें दो पालियां होती है एवं दोनों पालियां योजी द्वारा आपस में जोड़ा होता है। कौन सी द्वारा जोड़े होता है, योजी द्वारा। क्या किसका कहे मतलब पराकोष जो होता है एक प्रारूपिक पराकोष प्रायः द्विपालित होता है, अर्थात इनमें दो पालियां होती है एवं दोनों पालियां योजी द्वारा आपस में जुड़ा होता है। कौन सी द्वारा जुड़ा होता है, आपस में जुड़ा होता है। कौन सी द्वारा, योजी द्वारा आपस में जुड़ा होता है। तो समझ गए। अब आते हैं द्विपालित पराकोष। ये तो पराकोष हो गया, तब द्विपालित पराकोष। द्विपालित पराकोष की प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठक होते हैं, अतः द्विपालित पराकोष कौन जो होता है, चकोष्ठीय होता है। कौन जो होता है, चकोष्ठीय होता है। द्विपालित पराकोष की प्रत्येक पाली, द्विपालित मतलब प्रत्येक एक करके, तो द्विपालित पराकोष की प्रत्येक पाली में दो दो कोष्ठ होते हैं। मतलब द्विपालित जो प्रकृति है जो प्रत्येक पाली में होता है, एक पाली में करता है दो दो कोष्ठ होते हैं, अतः द्विपालित पराकोष चकोष्ठीय होता है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद में इसके आगे फिर बताते हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक है, इसमें इन लघु बीजाणु धानियों में अब आते हैं इस पे, तो इसको क्या चीज कहा था देखिए। इन नोट करके ही लिखना था, इसमें नोट करके लिख लीजिएगा। इन लघु बीजाणु धानियों में मतलब लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो पूछेगा लघु बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु धानियों में होता है। लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो लघु बीजाणु धानियों में। लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। मतलब इसका निर्माण लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लघु बीजाणु धानियों में का निर्माण होता है। यहाँ समझिए, जो बाद में परागकणों में बदल जाते हैं। कौन बदल, लघु बीजाणु है इसका निर्माण लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु का निर्माण हुआ, जो कि बाद में परागकणों में बदल जाता है। कहाँ बदल जाता है, परागकणों में बदल जाता है। इसे परागधानी या परागपुट कहा जाता है। परागधानी या परागपुट कहा जाता है। कौन कहता है, परागधानी या परागपुट कहा जाता है। लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ गए कि लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसके बाद परागकणों में बदल जाते हैं, जिसे इसे ही कौन परागकणों में बदल गए, इस प्रक्रिया को परागधानी या परागपुट कहते हैं। परागधानी या परागपुट कहते हैं। समझ गए कि लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसके बाद परागकणों का निर्माण होता है, परागकणों में बदल जाते हैं, जिसे परागकणों या परागपुट कहते हैं। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, यहाँ पर नो डाउट हो, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं लघु बीजाणु धानी का विकास। लघु बीजाणु धानी का निर्माण। लघु बीजाणु धानी था इसका निर्माण मतलब विकास कैसे हुआ। जैसे कोई भी चीज़ इसके समझने से पहले जैसे एग्जाम्पल से बताते हैं, लघु बीजाणु धानियों का कोई भी चीज़ जैसे मानिए ये जैसे ठीक है लघु बीजाणु धानु है यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ है विकास कैसे होता है, जैसे उसका जन्म होता है, फिर वृद्धि करता है किशोरावस्था में, प्रजनन अवस्था में, फिर बुढ़ापे अवस्था में, धीरे धीरे एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी चढ़ता है, तो विकास धीरे हुआ। तो उसी तरह से लघु बीजाणु धानी का विकास कैसे हुआ, एक का स्टेप करके हम लोग समझेंगे इस बात को कि कैसे होता है। तो पहला क्या चीज़ है, तो सर्वप्रथम पहला बात हम लोग समझेंगे, सर्वप्रथम क्या चीज़ कहता है। तो सर्वप्रथम यानी प्रारंभिक अवस्था में, मान लीजिए सूर्य जैसे कोई भी चीज़ पहले हमको जैसे छत पर चढ़ना है, तो पहला सीढ़ी पर चढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा सीढ़ी पर चढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा सीढ़ी पर चढ़ेंगे। तो पहला जो सीढ़ी प्रारंभिक अवस्था एकदम धीरे धीरे समझना है, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। धीरे धीरे पहला स्टेप, तो प्रारंभिक यानी प्रारंभिक अवस्था में अविमेदित सजातीय कोशिकीय समूह जो अधिचर्म द्वारा घिरा होता है। पूछेगा कि प्रारंभिक अवस्था में अविमेदित सजातीय कोशिकीय समूह जो अधिधर्म द्वारा घिरा होता है। अविमेदित सजातीय कोशिकीय समूह जो कौन चीज़ घिरा होता है, अधिचर्म द्वारा, कुछ द्वारा अधिचर्म द्वारा
घिरा होता है। कौन कोशिकीय? सजातीय कोशिका, अविमेदित सजातीय कोशिका समूह जो अधिचर्म द्वारा घिरा होता है। तो समझ गए कि प्रारंभिक अवस्था में पूछेगा सजातीय कोशिकीय समूह कौन चीज़ घिरा होता है, तो अधिचर्म द्वारा घिरा होता है। सजातीय कोशिकीय समूह, इधर छोड़ी, इधर नहीं, आप लोग को याद रखना है, यहाँ तो पहले याद समझिए। इधर प्रारंभिक तो टाइटल लिखा हुआ है, सजातीय पूछेगा, सजातीय क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि सजातीय कोशिकीय समूह, सजातीय कोशिकीय समूह क्या चीज़ घिरा होता है, तो अधिचर्म द्वारा। कौन चीज़ द्वारा? अधिचर्म कोशिका या अधिचर्म द्वारा घिरा होता है। कौन चीज़ द्वारा घिरा होता है? वहाँ तक नहीं याद रखना, यहाँ तक बोलने से क्या रखना है, सजातीय कोशिकीय समूह इला पहले याद रखना है आप लोगों को। तो सजातीय कोशिकीय समूह किसके द्वारा घिरा होता है, तो अधिचर्म द्वारा घिरा होता है। सजातीय कोशिकीय समूह क्या चीज़ द्वारा घिरा होता है, तो अधिचर्म कोशिकीय द्वारा घिरा होता है या अधिचर्म द्वारा घिरा होता है, ऐसा समझना है। आज सजातीय कोशिकीय समूह कौन चीज़ घिरा होता है, अधिचर्म, अधिचर्म द्वारा घिरा होता है। सजातीय कोशिकीय समूह क्या चीज़ द्वारा घिरा होता है, अधिचर्म द्वारा घिरा होता है। तो समझ गए। अब आते हैं दूसरा क्या चीज़ कहता है, तो दूसरा हम लोग समझेंगे कि इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है। किसमें? लघु बीजाणुधानी में इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिससे चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। जिससे कौन बनता है? चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। एक का स्टेप समझेंगे, एक का स्टेप, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले क्या चीज़ कर रहे हैं, संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक मतलब होता है, जैसे पढ़ाए थे कोशिका में, क्या पढ़ाए थे कि मानव शरीर, जीव जंतु का जितना भी शरीर है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक इकाई का बना होता है। संरचनात्मक मतलब जितना भी शरीर का स्ट्रक्चर, जैसे कोशिका जो बना हुआ है, संरचना का कोशिका बना हुआ, जैसे भी स्ट्रक्चर, वो हाथ पैर जो भी बना हुआ है, माउथ मुंह सब जो टोटल जो बना है, तो संरचनात्मक है शरीर का। और क्रियात्मक मतलब जो भी उस शरीर से क्रियाकलाप करता है, तो क्रियात्मक, समझे। तो यही बोला संरचनात्मक परिवर्तन। किसमें? लघु बीजाणुधानु का भी दूसरा स्टेप क्या जी बोल रहा है कि संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जिसमें चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। जब संरचनात्मक परिवर्तन होगा, जब जिससे संरचना है उसमें परिवर्तन होगा, तो कौन चीज निर्माण होगा? चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। कौन संरचना बनती है? तो चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। किसको? जब संरचनात्मक परिवर्तन होता है। जब संरचनात्मक परिवर्तन होता है तो चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। कौन संरचना बनती है? चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। इसके प्रत्येक कोने से, किसके? लघु बीजाणुधानु, जो इसके प्रत्येक कोने से कोई हाइपोडर्मिस की कोशिका पोषण प्राप्त कर, कौन जी करता है? कोशिका पोषण प्राप्त करता है। कौन जी से? जैसे इसका संरचनात्मक परिवर्तन होता है, जब लघु बीजाणुधानु की संरचनात्मक परिवर्तन होगा तो चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। ये पहले एक स्टेप याद रखना है। जब लघु बीजाणुधानियों में संरचनात्मक परिवर्तन होगा तो चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। इसके बाद प्रत्येक कोने पर, जैसे कोई भी चीज़, जैसे पेड़ में बताए थे, जैसे पेड़ में मानिए पेड़ है, तो जो कोने, एक कोन से दो कोने, जो नोड इंटर नोड जो था, जो एक गांठ को कौन कहते हैं? नोड। और एक दो गांठों के बीच के जो रहता है उसको इंटर नोड कहते हैं। तो उसी तरह से समझना क्या चीज़ है कि प्रत्येक कोने से कोई हाइपोडर्मिस की कोशिका पोषण प्राप्त करता है। प्रत्येक जो रहता है लघु बीजाणुधानी में, प्रत्येक कोने से कोई हाइपोडर्मिस की कोशिका पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि करता है। अपने आकार में कौन करता है? वृद्धि करता है। अतः अब इसे कोशिका का परपरसु कोशिका कहते हैं। परपरसु कोशिका कहते हैं। इधर क्वेश्चन पूछ लेता, परपरसु कोशिका किसे कहते हैं? आई क्वेश्चन बिहार बोर्ड में कम से कम लगता है शायद 2 नंबर में पूछ लेता है पिछले वर्ष कि परपरसु कोशिका किसे कहते हैं। तो परपरसु कोशिका किसे कहते हैं, तो ये लिखना है। ये फिर बता रहे हैं परपरसु कोशिका किसे कहते हैं और कैसे क्यों होता है। ठीक, तो इस समझ में आ गया कि जब लघु बीजाणुधानात्मक संरचनात्मक परिवर्तन होता है तो चतुष्कोष्ठीय संरचना बनती है। इसके बाद कोने से कोई हाइड्रोडर्मिस की कोशिका पोषण प्राप्त कर अपने आकार में वृद्धि करता है। अतः अब इसे कोशिका का परपरसु कोशिका कहते हैं। अब परपरसु कोशिका किसे कहते हैं, अब ये समझना है। तो परपरसु कोशिका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ ले था और संभावना बनेगा कि 5 साल में पूछेगा, तो इसको बढ़िया से याद करके जाएंगे, समझ के जाएंगे। तो परपरसु कोशिका पहले स्टेप है समझना, उसके बाद में उसको अगर नहीं बढ़िया से पाया तो उसको थोड़ा सा 2 बार रिविजन कर लेंगे, याद हो जाएगा। तो पहला है परपरसु कोशिका। तो परपरसु कोशिका में परिणत विभाजन होता है। पहले यहाँ रखना है कि परपरसु कोशिका में कौन विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन होता है। परपरसु कोशिका में कौन विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। कौन विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है, जिसमें 2 कोशिका बनती है। जब परपरसु कोशिका में परिणत विभाजन होगा तो उसमें 2 कोशिका बनती है। कौन कोशिका बनती है?
दो कोशिका बनती है। कौन? तो पहला समझिए, परपरसु कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परपरसु कोशिका में परिणत विभाजन होता है जिससे दो कोशिका बनती है। परपरसु कोशिका में परिणत विभाजन होता है जिससे दो कोशिका बनती है। अधिचर्म की ओर स्थित कोशिका को प्राथमिक भित्तीय, यहाँ पे दो लिखा गया है, स्थित कोशिका ये को लिखना है। क्या सिखा रहा है यहाँ तक? परपरसु कोशिका में परिणत विभाजन होता है जिसमें दो कोशिका का बनती है। यहाँ तक याद रखना है, जब परपरसु कोशिका में कौन विभाजन होता है? तो परिणत विभाजन होता है जिससे दो कोशिका बनती है। अधिचर्म की ओर स्थित कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। जब परपरसु अधिचर्म की ओर स्थित कोशिका को कौन कहते हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, जिसके द्वारा लघु बीजाणुधानी की भित्तियों का निर्माण होता है। जिसके द्वारा कौन सी निर्माण होता है? लघु बीजाणुधानियों की। तो पूछेगा लघु बीजाणुधानियों का निर्माण कैसे होता है, तो कौन सी कहेंगे कि परपरसु कोशिका में परिणत विभाजन होता है जिसके दो कोशिका बनती है। कई कोशिका? दो कोशिका बनती है। अधिचर्म की ओर स्थित कोशिका को प्राथमिक अधिचर्म जी पूछेगा, अधिचर्म की ओर स्थित कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। पूछेगा प्राथमिक भित्तीय कोशिका किसे कहते हैं? तो अधिचर्म की ओर स्थित कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, जिसके द्वारा लघु बीजाणुधानियों की भित्तियों का निर्माण होता है। उन्हीं द्वारा निर्माण होता है जिसके द्वारा लघु बीजाणुधानियों की भित्तियों का निर्माण होता है। यहाँ तक समझिए, यहाँ तक उतारे, उसके बाद में आगे फिर इसको बताते हैं। अब आते हैं इस पे, भीतर की ओर स्थित दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणु कैसे कहते हैं, इस पे अब आते हैं। तो इसको क्या सिखाता है पूरा डिटेल में धीरे धीरे समझना है, तब आते हैं। तो भीतर की ओर स्थित दूसरी कोशिका, नोट करके लिखना था कि भीतर की ओर स्थित दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं। पूछेगा कि प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका किसे कहते हैं, तो बताना है कि भीतर की ओर स्थित दूसरी कोशिका को ही प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं। समझ गए? तो जिसमें स्थित कोशिका कहते हैं जिसमें विभाजन से बीजाणुजनन उत्तक बनता है। जब जिसमें विभाजन होगा तो कौन सी निर्माण होगा? तो बीजाणुजनन उत्तक बनता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका को पराग मृत कोशिका या एमएमसी लघु बीजाणु मृत कोशिका कहलाती है, जिसे परागकणों का निर्माण होता है। यहाँ से समझिए कि भीतर की ओर स्थित दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं, जिसमें विभाजन से बीजाणुजनन उत्तक बनता है। जब विभाजन होगा, विभाजन मतलब डिवीजन, जब विभाजन होगा तो कौन उत्तक बनेगा? बीजाणुजनन उत्तक बनेगा। बीजाणुजनन उत्तक बनता है जिसकी प्रत्येक कोशिका पराग मृत कोशिका या एमएमसी लघु बीजाणु मृत कोशिका कहलाती है, जिससे परागकणों का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ गए कि जब भीतर की ओर स्थित कोशिका को दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं, जिसमें विभाजन से बीजाणुजनन उत्तक बनता है। जिसमें विभाजन से बीजाणुजनन उत्तक बनता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका पराग मृत कोशिका या एमएमसी लघु बीजाणु कोशिका कहलाती है, जिससे परागकणों का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं परिणत विभाजन क्या चीज़ है। परिणत विभाजन यानी प्रीक्लिनल डिवीजन क्या सिखाते हैं। एक होता है एंटीक्लिनल डिवीजन, परक्लिनल डिवीजन, एक तो एंटीक्लिनल डिवीजन। इस दोनों में एकदम बेहतर से अपना भाषण समझना है। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भर के पूछता है, समझिए, इसको समझना है। तो परिणत विभाजन, एगो अपनत विभाजन किसे कहते हैं। तो पहला परिणत विभाजन, तो परिणत विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। तो कोशिका सतह के समांतर होने वाला विभाजन परिणत विभाजन कहलाता है। कोशिका सतह के समांतर मतलब एक समान, समांतर होने वाला, कोशिका सतह के समांतर होने वाला विभाजन को कौन कहते हैं? परिणत विभाजन कहते हैं, परिणत विभाजन कहलाता है। कोशिका सतह के समांतर होने वाले विभाजन को परिणत विभाजन कहलाता है। कौन कहलाता है? परिणत विभाजन कहलाता है। यहाँ तक समझे। कोशिका सतह के समांतर होने वाले विभाजन को कोशिका समझ रहे हैं कि छोटे छोटे जितना भी मानव जीव जंतु को जितना भी शरीर बना है कौन सी कोशिका थे। तो कोशिका के समांतर मतलब एक समान, कोशिका के समांतर होने वाले विभाजन को परिणत विभाजन कहलाते हैं। पूछेगा कोशिका सतह के समांतर होने वाले विभाजन को क्या कहते हैं? तो परिणत विभाजन कहते हैं। यानी
पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आते हैं अपनत विभाजन क्या चीज़ है। एंटीक्लिनल डिवीजन, एंटीक्लिनल डिवीजन तो कोशिका सतह के लंबवत है, उसमें समांतर हुआ था, इसमें लंबवत होने वाले विभाजन को अनत विभाजन कहलाता है, अपनत विभाजन कहलाता है। ये समझे, कोशिका सतह के समांतर होने वाला, कोशिका सतह के समांतर होने वाला विभाजन को परिणत विभाजन कहलाता है, और कोशिका सतह के लंबवत होने वाला अपनत विभाजन कहलाता है। कोशिका सतह के लंबवत समांतर कोशिका सतह के समांतर होने वाला कुछ कहलाता है परिणत। कोशिका सतह के समांतर होने वाले विभाजन को परिणत विभाजन, और कोशिका सतह के लंबवत होने वाले विभाजन को कौन कहते हैं, अपनत विभाजन कहलाता है। कोशिका सतह के समांतर होने वाले समानांतर यानी समानांतर होने वाले विभाजन को कच कहते हैं, तो अपनत परिणत विभाजन, और कोशिका सतह के लंबवत होने वाला अपनत विभाजन कहलाता है। अब देखिए डायग्राम से समझना है क्या चीज़, तो देखिए ये वाला है मैंने 3 ठो है, 1 2 3 गो, देखिए बीच वाला से यहाँ डिवीजन हुआ है, तो कौन सा है एंटीक्लिनल डिवीजन, कौन सा यानी अपनत विभाजन। क्या चीज़ इसको कहेंगे, अपनत विभाजन, अपनत विभाजन, अपनत विभाजन कैसे कहेंगे, अपनत विभाजन इसको। आज ये क्या चाहिए, पेरिक्लिनल डिवीजन यानी क्या चाहिए, परिणत विभाजन, परिणत विभाजन, परिणत विभाजन, परिणत विभाजन, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन में क्या हुआ था, कोशिका समानांतर कोशिका का समानांतर विभाजन, कोशिका का समानांतर विभाजन हुआ था, समानांतर विभाजन, कोशिका का समानांतर विभाजन हुआ था, होता है, हुआ था यानी होता है, समानांतर विभाजन होता है। इसमें और एंटीक्लिनल में कौन जीता है, इसमें लंबवत होता है, यानी अपनत कोशिका विभाजन में इसमें कोशिका सतह के लंबवत, उसमें कोशिका सतह के लंबवत होने वाला विभाजन होता है, इसमें कुछ में होता है लंबवत विभाजन होता है। उसमें समांतर कोशिका का समांतर विभाजन, इसमें कोशिका का लंबवत विभाजन होता है, किसमें, अपनत यानी एंटीक्लिनल डिवीजन में यानी अपनत विभाजन में। और परिणत विभाजन में समानांतर कोशिका विभाजन होता है, तो उसमें कौन कहते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन। डिवीजन मतलब विभाजन, यानी विभाजन मतलब बंटवारा, उसी कहते हैं विभाजन। यहाँ तक समझ गए, परिणत विभाजन और अपनत विभाजन। तो परिणत विभाजन जिसमें कोशिका का क्या होता है, कोशिका का समानांतर होता है, कोशिका का समानांतर विभाजन को परिणत विभाजन, और कोशिका का लंबवत होने वाले विभाजन को अपनत विभाजन, कोशिका का समानांतर होने वाला को परिणत विभाजन, और कोशिका का लंबवत होने वाला अपनत विभाजन। और देखिए 3 हुआ यहाँ पे, और फिर डिवीजन हुआ, तो यहाँ कुछ हुआ, क्या चीज़ था, इसमें लंबवत था, लंबवत हुआ, इसमें देखिए समानांतर हुआ, एक समान हुआ, समानांतर विभाजन। समझ गए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर से एक बार डिवीजन कराते हैं, उसके बाद में फिर हो जाएगा कि भीतर की ओर स्थित दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं। यहाँ तक पहले याद रखना है कि भीतर की ओर स्थित दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं। उसके बाद में जिसमें विभाजन मतलब बंटवारा होने, विभाजन से, यहाँ तक समझे कि बोल रहे थे, रिविजन बोल रहे थे, भीतर की ओर स्थित दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं। किसको, भीतर की ओर स्थित दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका कहते हैं, जिसमें विभाजन से बीजाणुजनन ऊतक बनता है। जब विभाजन होगा तो कौन ऊतक बनेगा, बीजाणुजनन ऊतक बनेगा। किसको, जब बीजाणुजनन विभाजन होगा तो बीजाणुजनन कोशिका ऊतक बनता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका मतलब एक कोशिका पराग को मृत कोशिका या एमएमसी लघु बीजाणु मृत कोशिका कहलाती है, जिसे परागकणों का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ गए। तो आए थे परिणत विभाजन और अपनत विभाजन। परिणत विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन, और अपनत विभाजन को कहते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन। तो परिणत विभाजन को कहते हैं कोशिका सतह के समानांतर होने वाला विभाजन को परिणत विभाजन कहलाता है। कोशिका सतह के समानांतर मतलब एक समान समानांतर होने वाले विभाजन को परिणत विभाजन कहलाता है। और अपनत विभाजन कोशिका सतह के लंबवत होने वाला विभाजन को अपनत विभाजन कहलाता है। कोशिका सतह के लंबवत होने वाले विभाजन को अपनत, तो कोशिका सतह के समानांतर होने वाले विभाजन को परिणत विभाजन कहलाता है। और इस जो डायग्राम था यहाँ तक ये जो बना है कौन सी लंबवत विभाजन, लंबवत विभाजन हुआ था तो एंटीक्लिनल डिवीजन, इसको पेरिक्लिनल डिवीजन। यहाँ तक समझ गए, परिणत विभाजन आई अपनत विभाजन बना डायग्राम। यहाँ तक समझ गए। इसका आगे आप कल क्लास में बताएंगे। यहाँ तक आज लास्ट इसके बाद में अगला टॉपिक में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।